जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी साथियों का स्टूडेंट फॉर एजुकेशन परिवार में स्वागत है। तो गाइस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में देखेंगे हम केमिस्ट्री से संबंधित रेडियो एक्टिविटी से संबंधित टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था और आगे भी करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जितने हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रेडियो एक्टिविटी जो आप लोगों का टॉपिक है उससे संबंधित करवा देंगे। सारे टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके हाजिर रहेंगे गाइस। चलिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर अदर जो भी टॉपिक आप लोगों की जीके से संबंधित, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे, गामा किरणें क्या होती है। वेल गाइस, गामा किरणें क्या होती है? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। तो गाइस आप लोगों को इसका सही उत्तर करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गाइस, ये कैसी है गामा किरणें? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त कण है। ओके, ये सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया करेगा इस, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेल गाइस, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। तो देखिए यहाँ पे अल्फा किरणों, बीटा किरणों के बाद सबसे अधिक जो वेदन क्षमता है वो किसकी? तो वो होती है गामा किरणों की। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला जो नंबर आता है वो बीटा किरणों का है, फिर लास्ट में अल्फा किरणों का। ओके, तो सबसे अधिक वेदन क्षमता पूछा है इसलिए गामा किरणें इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? किस किरण की आयनन, देखिए तो इसका सही उत्तर भी गामा किरण हो जाएगा। अगर वेदन क्षमता पूछे तो गामा किरण, और आयनन सबसे कम होती है तो गामा किरण। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है अल्फा किरण की। ओके, तो देखिए जिसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती वो है गामा किरण, तो इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होगी। और जिसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती अल्फा किरण, और इसकी आयनन क्षमता अधिक होती है। ओके, ये इस प्रकार से आप लोग रिलेट कर लोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो देखिए, ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो क्षय होने पे सीसा में बदल जाते हैं। किसमें? सीसा में बदल जाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के सामने, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, मतलब सबसे कम वेदन क्षमता कौन सी किरण की होती है? तो ये अल्फा किरण की होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता बीटा किरण की होती है। ओके, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा अल्फा किरण, पारगम्य शक्ति की यानी न्यूनतम अल्फा किरण की। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो ये है आप लोगों का रेडियम। ओके, रेडियम का नाम रखा गया है उसके देश पर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? यूरेनियम, थोरेनियम, पोलोनियम या एल्यूमिनियम? तो सारे के सारे देखिए यहाँ पे यूरेनियम, थोरेनियम और पोलोनियम ये कैसे है? रेडियो सक्रिय तत्व है। लेकिन आप लोगों का जो एल्यूमिनियम है वो आप लोगों का रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है, वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ओके, चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे। नाभिक की विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाइस, ये किया जाता है बोरान की छड़ों का किया जाता है। ओके, जब नाभिकीय विखंडन प्रोसेस होती है तो उसमें जो है बोरान की छड़ को यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एस्टेटिन, फ्रांजियम, ट्राइट्रियम या जर्कोनियम? तो गाइस देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो है आप लोगों की ये रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन जर्कोनियम आप लोगों का रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विघटनाभिक यानी
रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो ये है आप लोगों का शीशे से बने हुए पात्र में रखना चाहिए। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस आप लोगों को हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाती है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। 11Na22 यानी 11 सोडियम 22 की घात से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ आप लोगों को पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैग्नीशियम बनता है, ये याद रखोगे आप लोग। 92 यूरेनियम 236 पे सिंगल बॉन्ड, 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो ये याद रखोगे आप लोग, 3 अल्फा और 1 बीटा कण उत्सर्जित होगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर कैसी रहेगी? आधी रहेगी, दोगुनी रहेगी, √2 गुना बढ़ जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी? तो ये नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, अपरिवर्तित रहेगी। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 92 यूरेनियम। देखिए, ये परमाणु संख्या है 92 यूरेनियम की, और ये आप लोगों का जो है परमाणु द्रव्यमान है 238। विघटित होकर 91 पेरिडियम 234 बनाता है तो कितने अल्फा बीटा कण का उत्सर्जन होगा? 1 अल्फा कण का उत्सर्जन होगा और 1 बीटा कण का उत्सर्जन होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो ये होगा आप लोगों का 140 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो ये रहेगा आप लोगों का 6 सही 1/4% रहेगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा, कितना लगेगा? ये 8 महीने लगेगा। ओके गाइस, तो गाइस इसी प्रकार के शानदार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को कर दे प्रेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास। थैंक यू साथियों।